रूस 2025 में अब तक के किसी भी समय की तुलना में जमीन पर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कागज पर यह क्रेमलिन में जश्न मनाने का कारण होना चाहिए था, सही है ना? तुरंत प्रगति, क्षेत्र, जीत। लेकिन इन प्रगति के पीछे की हकीकत नक्शों में दिखने वाली चीजों से बहुत अलग है, क्योंकि इसकी एक कीमत है, एक बहुत ही भयानक कीमत। और जब आप इस कीमत को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये प्रगति रूस को किसी भी युद्ध क्षेत्र में हार से कहीं ज्यादा तेजी से बर्बाद कर रही है। आइए सबसे बुनियादी बात से शुरू करें। नक्शे क्यों? देखिए, ये झूठ नहीं कहते। रूस वाकई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां असली सवाल ये है जो हमें पूछना चाहिए, वो असल में कितना आगे बढ़ रहा है। अगर आप वहां 2022 में देखें, युद्ध की शुरुआत में ही रूसी सेनाएं यूक्रेन के 25% से ज्यादा क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में सफल हो गई थी। यह तेज था, यह भारी था। टैंक आगे बढ़े, यूक्रेन हैरान रह गया और पुतिन ने शायद सोचा कि वह जीत के करीब है। लेकिन फिर यूक्रेन ने खुद को संगठित किया, अपनी पहली बड़ी जवाबी कार्रवाई शुरू की और तब से रूस यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, जो कि वह 2022 में जितना नियंत्रित करता था उससे कम है। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। लगभग 4 साल की जंग, सैकड़ों हजार सैनिकों को तैनात किया गया और आज रूस के पास उस समय से भी कम इलाका है जितना उसके पास शुरुआत में था। लेकिन रुको, मुझे पता है कि बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं, और ये 2025 की गर्मियों का बड़ा हमला जिसके बारे में सबने बात की थी, कहा गया था कि वही निर्णायक क्षण होगा। बिल्कुल, आइए बात करें। पुतिन ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रूसी हमला शुरू किया। उन्होंने सिर्फ एक शहर पोक्रोव्स्क डोनेट्स्क क्षेत्र में पर कब्जा करने की कोशिश के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा किया। 1 लाख सैनिक, पूरी की पूरी सेना, सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? पोक्रोव्स्क अभी भी यूक्रेनी हाथों में है। गर्मी की शुरुआत में पुतिन ने रूस में प्रगति की तस्वीर दिखाई। हमारी सेनाएं पूरी संपर्क रेखा पर लगभग पूरे दिन आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अधिक प्रगति इस पर निर्भर नहीं करती कि यूक्रेन टॉरस मिसाइलें इस्तेमाल करता है या नहीं, यह जरूरी है। पोक्रोव्स्क शहर, जिसे रूस डोनेबास क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक कुंजी के रूप में देखता है, लगभग 2 साल की भारी सशस्त्र लड़ाई के बाद भी अभी तक यूक्रेन के हाथ में है। और सिर्फ पोक्रोव्स्क ही नहीं था, रूस ने कई मोर्चों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। खेरसोन, कुपियांस्क, पूरी फ्रंट लाइन। लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अक्टूबर 2022 से रूस एक भी महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है, एक भी नहीं। वो शहर जो वाकई मायने रखते हैं, जिन्हें सैन्य अधिकारी डोनेट्स्क के किलेबंदी बेल्ट कहते हैं, जैसे स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क और द्रुजखिवका, अब भी पूरी तरह यूक्रेनी हैं। यही आपस में जुड़े हुए शहर यूक्रेन को उसकी रक्षात्मक ताकत देते हैं। ये मजबूत किलेबंदी वाली जगहें लॉजिस्टिक लिंक और जवाबी हमलों के लिए बेस मुहैया कराते हैं, और 3 साल में रूस इनमें से एक भी नहीं ले सका। तो साफ सवाल ये है कि अगर वे आगे बढ़ रहे हैं तो असल में वे क्या हासिल कर रहे हैं। यहीं पर कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब आप करीब से देखते हैं कि रूस क्या हासिल कर रहा है तो आपको एक पैटर्न नजर आता है। खेती के खेत तबाह हो चुके हैं, गांव खाली पड़े हैं, सड़कों पर गड्ढे और नियमों के साथ साथ टूटे हुए इमारतों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। ऐसी जमीन जिसका सैन्य महत्व नहीं है, यही सबसे खुलासा करने वाली बात है। कई मामलों में यूक्रेन इन मोर्चों से रणनीतिक रूप से पीछे हट रहा है, जिससे रूस आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि वे रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उस खास जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए जान देना जरूरी नहीं है।
क्या आप इसके पीछे की सैन्य सोच को समझते हैं? आपके पास एक खुला मैदान है जिसका कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और जो पूरी तरह से ड्रोन और तोपखाने के लिए खुला है। उसकी रक्षा करना मतलब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजना है। तो आप एक मजबूत स्थिति में पीछे हट जाते हैं, दुश्मन को उस खुले मैदान में आगे बढ़ने देते हैं और फिर आप उन पर तोपखाने और ड्रोन से हमला करते हैं जब वे उस चीज की रक्षा करने की कोशिश करते हैं जिसे उन्होंने अभी अभी जीता है। यही ठीक ठीक बार बार पूरी फ्रंट लाइन पर होता रहा है। इस आक्रमण के बारे में एक और भी चौंकाने वाली बात है। एक संख्या है जो बिल्कुल दिखाती है कि ये रूसी रणनीति कितनी अस्थिर है। 124। यह वह संख्या है रूसी सैनिकों की जो औसतन मारे गए हर एक वर्ग किलोमीटर के लिए, जिसे रूस ने 2025 की वसंत और गर्मी की आक्रामक कार्रवाई के दौरान कब्जा किया। मैं आपको यह समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक फुटबॉल मैदान के बारे में सोचिए। अब सोचिए, उसी जगह पर 124 सैनिक मारे गए सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर बंजर जमीन के लिए। और हम यहाँ किसी रणनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। न ये शहर हैं, न सैन्य ठिकाने हैं। ये सचमुच खाली मैदान और भूतिया गांव हैं। यह युद्ध नहीं है, यह तो एक मांस का चक्की है। और कुल आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। 2025 की शुरुआत से रूस ने सिर्फ खार्किव, लुहांस्क और दोनेत्स्क क्षेत्रों में लगभग 2,10,000 सैनिक खो दिए हैं। सिर्फ मई और जून, इन 2 महीनों में अनुमान है कि लगभग 31,000 रूसी सैनिक मारे गए। अगस्त में मारे गए और घायल हुए सैनिकों की संख्या में और 28,000 की बढ़ोतरी हुई। ये बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन जानते हैं कौन सी तुलना वाकई मायने रखती है? वो जो इस युद्ध में कौन जीत रहा है इस पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देती है। 5 के मुकाबले 1। हर एक यूक्रेनी सैनिक के मरने पर 5 रूसी सैनिक मरते हैं। यह कोई अनुमानित संख्या नहीं है, यह कई स्रोतों की सावधानीपूर्वक विश्लेषण से आया है, जिसमें खुले डेटा, सैन्य रिपोर्ट और फील्ड विश्लेषण शामिल हैं। यूक्रेन ने पूर्ण आक्रमण के बाद कम से कम 77,000 सैनिक खोए हैं। यह एक बहुत दुखद संख्या है। लेकिन रूसी नुकसान लगभग 5 गुना ज्यादा है। जाहिर है यह एक काफी सतर्क अनुमान है। कुछ सर्वेक्षण ऐसे भी हैं जो रूसी पक्ष में मृतकों और घायलों को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा हताहतों की ओर इशारा करते हैं। ये दुखद आंकड़े हमारे सामने एक साफ सवाल खड़ा करते हैं। क्यों एक बड़ी सेना जिसके पास ज्यादा उपकरण, ज्यादा टैंक, ज्यादा संसाधन है, वह 5 गुना ज्यादा सैनिक कैसे खो रही है? इसका जवाब है कि वे कैसे लड़ रहे हैं। रूसी रणनीति मूल रूप से वही है जो पहली विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। छोटे छोटे समूहों में सैनिकों को भेजना, जिन्हें सेना वाले मृत्यु क्षेत्र कहते हैं, उसके पार दौड़ने के लिए। यह इलाका पूरी तरह से ड्रोन, सटीक तोपखाने और सीधे फायर के लिए खुला है। उम्मीद यह होती है कि कुछ लोग बच जाएं और एक अग्रिम मोर्चा संभाल लें। फिर आप और सैनिक भेजते हैं। इसी वजह से जब रूस 1916 की रणनीति अपना रहा है, यूक्रेन 21वीं सदी की जंग लड़ रहा है। ड्रोन से लगातार निगरानी, लंबी दूरी तक मार करने वाले सटीक हथियार और धैर्य, बहुत सारा धैर्य। यूक्रेन बस इंतजार करता है, निगरानी करता है। और जब रूसी सेना हमला करने या खुले इलाके पर कब्जा करने के लिए इकट्ठा होने की कोशिश करती है, तो उन्हें भी पूरी तरह से मोर्चा संभालने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आधुनिक युद्ध में जहां ड्रोन हर वर्ग मीटर युद्ध क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी करते हैं, मोर्चे के पास सेना को इकट्ठा करना लगभग आत्महत्या के बराबर है। अब आप हजारों सैनिकों और दर्जनों टैंकों को इकट्ठा नहीं कर सकते बिना तुरंत पकड़े और हमले का शिकार हुए। इसी कारण रूसी सेना की प्रगति बहुत धीमी, मीटर दर मीटर होती है और इसमें भारी नुकसान होता है। इसी कारण एक बड़ा निर्णायक कदम, वो तरह की आक्रामक कार्रवाई जो सच में किसी युद्ध को बदल देती है, मौजूदा हालात में लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब हर कोई नक्शे पर उन किलोमीटरों को देख रहा है, एक और जंग चल रही है। एक जंग जिसे सुर्खियां शायद ही कभी कवर करती हैं।
और यह जंग इस संघर्ष के असली नतीजे का फैसला कर सकती है। 21 अक्टूबर 2025 रूस के अंदर 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, किसी भी मोर्चे से बहुत दूर, एक के बाद एक धमाकों ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। लक्ष्य एक रासायनिक फैक्ट्री जिसका नाम ब्रायंस्क प्लांट है। वहां बारूद, विस्फोटक और रॉकेट के ईंधन के घटक बनाए जाते थे। रूस को अपनी गोला बारूद और मिसाइलों को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ। उस दिन यूक्रेन ने उस फैक्ट्री को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल करके नष्ट कर दिया, जो क्रूज मिसाइलें इंग्लैंड और फ्रांस ने दी थीं, जिन्हें पश्चिमी देशों ने आखिरकार रूसी क्षेत्र में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली एक बात है, ब्रायंस्क का अकेला हमला नहीं था, बल्कि एक बड़े अभियान का हिस्सा था। सिर्फ 2 हफ्तों में 2025 की गर्मियों में यूक्रेन ने रूस के अंदर 85 उच्च मूल्य वाले ठिकानों को निशाना बनाया। 85। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। 33 सैन्य ठिकाने, हवाई अड्डे, कमांड पोस्ट और गोला बारूद के भंडार और 52 रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर की फैक्ट्रियां, वे जगह जहां हथियार, गोला बारूद और ड्रोन बनाए जाते हैं। यह रक्षा नहीं है, यह रूस की युद्ध करने की क्षमता को उसकी जड़ों से नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान है। यह काम कर रहा है। इस अभियान का सबसे दिखने वाला हिस्सा रूस के तेल बुनियादी ढांचे पर हमले रहे हैं। पाइपलाइन, रिफाइनरी, ईंधन भंडार। नतीजा यह हुआ कि रूस ने अपनी तेल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 40% खो दिया। क्या आप इसके असर के बारे में सोच सकते हैं? सैकड़ों पेट्रोल पंपों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन का निर्यात घट रहा है। रूस के पूरे इलाके ईंधन की कमी के कारण अराजकता में डूब रहे हैं। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, संचालन से जुड़ी समस्या भी है। टैंकों को ईंधन चाहिए, सप्लाई ट्रकों को ईंधन चाहिए, हर युद्ध मशीन को ऊर्जा चाहिए और यूक्रेन इस क्षमता को एक एक करके व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है। लेकिन और भी है। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को लगातार अधिक उन्नत और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दे रहे हैं। टॉमाहोक मिसाइलें देने पर भी बातचीत चल रही है। ये क्रूज मिसाइलें हैं जो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के लक्ष्यों को मार सकती हैं। इसका मतलब है कि रूस की मुख्य शाहिद ड्रोन फैक्ट्री, जो येलेबुगा तातारस्तान गणराज्य में स्थित है और यूक्रेनी सीमा से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, अब निशाने की रेंज में आ सकती है। तो असली स्थिति ये है, जहां रूस कुछ किलोमीटर बर्बाद जमीन के लिए हजारों जानें कुर्बान कर रहा है, वहीं यूक्रेन सीधे रूस की लड़ाई जारी रखने की क्षमता पर हमला कर रहा है। युद्ध सीमाओं पर है, न कि मैदान में। वे फैक्ट्रियां, रिफाइनरियां और गोदाम युद्ध को ईंधन देते हैं। यह हमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तक ले जाता है, रूस इसे कितने समय तक जारी रख सकता है? क्योंकि यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, रूस इस रफ्तार से हमेशा सैनिक नहीं खोता रह सकता। सीधी गणित है। युद्ध की शुरुआत में भर्ती करना अपेक्षाकृत आसान था। क्रेमलिन ने भर्ती के लिए उदार बोनस दिए थे। बहुत से लोग ऑपरेशन मिलिट्री स्पेशल के प्रचार पर विश्वास करते थे, सोचते थे कि यह जल्दी, आसान और सरल होगा और वे कुछ हफ्तों या महीनों में घर पर जीत का जश्न मना रहे होंगे। लेकिन अब 3 साल बाद हर कोई सच जानता है। हर कोई किसी न किसी को जानता है जो वापस नहीं आया या जो अपंग होकर लौटा। नए भर्ती लोग जानते हैं कि वे किस लिए नाम लिखवा रहे हैं और बहुतों को पता है कि वे शायद परिवार से फिर न मिल पाएं। इसी कारण रूस को अब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट सालाना $50,000 तक पहुंचते हैं, जो औसत रूसी वेतन से 5 गुना ज्यादा है। ऐसा वे उदार बनने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वेच्छा से जाने के लिए पर्याप्त लोग तैयार नहीं हैं। और एक और समस्या है, जो सैनिक घायल होते हैं उनमें से केवल 40% ही इतनी अच्छी तरह से ठीक हो पाते हैं कि वापस लड़ाई में जा सकें। बाकी 60% हमेशा के लिए युद्ध से बाहर हो जाते हैं।
इसका मतलब है कि हर 5 घायल सैनिकों में से रूस हमेशा के लिए 3 को खो देता है। और देखिए, यह लंबी अवधि के लिए है। हर साल केवल 8 लाख रूसी युवक 18 साल के होते हैं, भले ही उनमें से एक बड़ी प्रतिशत सेना में भर्ती हो जाए, जो कि युद्ध के बारे में जानने के बाद संभव नहीं लगता। यह वर्तमान नुकसानों की भरपाई अनिश्चित काल तक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रूस सचमुच आदमियों की कमी से जूझ रहा है, और सिर्फ आदमी ही नहीं, उपकरण भी। ओपन इंटेलिजेंस डेटा दिखाते हैं कि रूस ने 12,500 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद वाहन, 2,674 तोप और मिसाइल सिस्टम खो दिए हैं। 166 विमान, जिनमें फाइटर और बॉम्बर शामिल हैं, और 164 हेलीकॉप्टर। इनमें से कुछ नुकसानों की भरपाई की जा सकती है। रूस के पास अभी भी भंडार हैं, अभी भी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यह सब पैसे, समय और संसाधनों की मांग करता है। और रूसी अर्थव्यवस्था युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के बावजूद अब गंभीर दरारें दिखाने लगी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह युद्ध अब एक सहन शक्ति की दौड़ बन गया है। अब यह इस बारे में नहीं है कि कौन तेजी से आगे बढ़ सकता है, बल्कि यह है कि कौन ज्यादा समय तक टिक सकता है, कौन नुकसान, आर्थिक दबाव और लगातार थकावट को झेल सकता है। रूस के पास कागज पर ज्यादा संसाधन है, बड़ी आबादी, ज्यादा क्षेत्रफल, ज्यादा प्राकृतिक संसाधन, लेकिन वह इन सब को यूक्रेन की तुलना में 5 गुना तेजी से चला रहा है। वह हर किलोमीटर के लिए 124 जाने गंवा रहा है। उसकी ऊर्जा अवसंरचना को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है, और वह लोगों को एक ऐसी जंग लड़ने के लिए मनाने के लिए बढ़े हुए वेतन दे रहा है जो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। यूक्रेन के पास कम संसाधन हैं, फिर भी वह उनका ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है, और उसके पास रूस से न खरीदी जा सकने वाली चीज है, दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन। पुतिन शायद नक्शे पर कुछ किलोमीटर जीत रहे हो, लेकिन वह आंकड़ों की जंग हार रहे हैं। यह वह कठोर सच्चाई है जो नक्शे नहीं दिखाते। और आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, रूस इस नुकसान की गति कितने समय तक बनाए रख सकता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की है कि इस युद्ध में असल में क्या हो रहा है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानना जरूरी है। और भू राजनीति और संघर्षों पर और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।